Good morning, students. Today we will start Physics Unit 3 Magnetic Effect of Current. Today's first topic is magnetic effect of current. Let's start. What is magnetic effect of current? When current is flowing in a conductor, it will produce a magnetic field around it. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई वायर है उसके थ्रू कोई करंट फ्लो कर रहा है तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जो हमने ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ा था. तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, थंब को हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में एंड द फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो इसी एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने के लिए सबसे पहले ओस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया कि दे हैव टेकन अ सर्किट. उन्होंने एक सर्किट लिया और उसे बैटरी से कनेक्ट किया, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि दिखाया गया है. सो जब ये कनेक्ट कर लिया, सो आफ्टर दे हैव फाइनली सी व्हेन दे प्लेस्ड अ कंपास. जब उन्होंने कंपास इसके पास रखा तो कंपास की जो नीडल है इट गोट डिफ्लेक्टेड. तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे ये पता लगा कि इस वायर के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. जो डिफ्लेक्शन यहाँ से शो हुआ है उससे पता लगेगा कि हमारा कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो कर रहा है और उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या कंपास की डायरेक्शन चेंज होगी? हाँ, बिल्कुल होगी. यस. अगर राइट हैंड थंब रूल से हम चेक करें तो थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे और फिंगर्स विल केम आउट, फिंगर बाहर की तरफ आएंगे. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड द वायर. इस पूरे वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट, डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या होता है? जो डिफ्लेक्शन है हमारी कोयल में, इट विल रिवर्स इट डायरेक्शन. सो जो इसका डायरेक्शन है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा अगर डायरेक्शन हम चेंज कर दें. लेट अस सी. अब गियर करंट की डायरेक्शन नीचे को है. नाउ द डिफ्लेक्शन इज ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. नाउ इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. बट करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये हमें ऑलरेडी नोन है. So when current was reversed through the wire, the needle was found to deflect in the opposite direction to the earlier case. यानी जब पहले से डिफ्लेक्शन था, अगर करंट की डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दी तो जस्ट अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करेगा नीडल में, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेट प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम कोयल को लेकर आ रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर आए हैं, तो उसमें भी डिफ्लेक्शन शो होगा. यही डिफ्लेक्शन हमने कंपास के थ्रू चेक किया है. सो दिस वाज द होल एक्सपेरिमेंट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द ओस्टेड. Now come to the next point. Rule to determine the direction of magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करना है? अभी हमने बताया कि हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल. उसी के अकॉर्डिंग हम सारा चेक करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पियर स्विमिंग रूल. जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे सभी ने अलग अलग रूल दिया है. यहाँ पर एम्पियर ने भी अपना रूल दिया है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर स्नो रूल. लाइक दिस. Imagine a man who swims in the direction of the current from south to north, facing in a magnetic needle kept under him such that the current enters his feet. Then the north pole of the needle will deflect towards his left hand, that is towards west. यानी जो डिफ्लेक्शन आएगा वो वेस्ट की डायरेक्शन में आएगा अगर हमारा कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है. इसके थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया है. लाइक दिस. अगर हम नीडल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखें तो डिफ्लेक्शन शो करेगी. ये जो डिफ्लेक्शन है यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है और यही डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा. अगर हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें करंट की तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो जाता है. नेक्स्ट इज मैक्सवेल क्रोक स्क्रू रूल. कि जैसे हम किसी स्क्रू को टाइट करते हैं, पेचकस लिया हमने, उसको स्क्रू को टाइट करना स्टार्ट किया, तो जैसे हमने स्क्रू को ऊपर की तरफ रखते हैं तो जो उसका पॉइंट है वो करंट की डायरेक्शन में रखें और जिस डायरेक्शन में हम उसको टाइट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू को टाइट करेंगे. लाइक दिस. स्क्रू ऊपर की तरफ है
तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ इस डायरेक्शन में होगा, जैसे कि इसमें शो किया हुआ है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जो डिफरेंट रूल्स एक्सप्लेन किए गए थे। फ्लेमिंग्स ने भी ये रूल एक्सप्लेन किया था, मैक्सवेल ने इसको नाम दिया था कॉर्कस्क्रू रूल, एम्पियर ने इसको स्विमिंग रूल बताया। सो दे हैव डिफरेंट रूल्स फॉर इट। अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। नाउ सी, दिस इज राइट हैंड थंब रूल। यही रूल हमने सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है बिकॉज इट इज बेसिक रूल, हम इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अपना राइट हैंड लें और अपनी फिंगर्स को बंद करें और थंब को ऊपर की तरफ रखें। इफ करंट इज इन योर थंब, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो बाकी फिंगर्स जो आपने फोल्ड की हुई हैं, ये सारी फिंगर्स आपकी रिप्रेजेंट करती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, लाइक दिस। तो जैसे फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं वो हमारी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और थंब हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है करंट की। सो जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वहां पर चार्ज स्टेशनरी था, पॉइंट चार्ज लिया था। यहां पर करंट मूविंग है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, एट दैट टाइम द चार्ज इज स्टेशनरी, बट नाउ इन दिस केस चार्ज इज मूविंग। इस केस में चार्ज मूव कर रहा है। सो come to the next one, Biot-Savart law. This law is important for your examinations. Biot-Savart law is derived for the intensity, that is magnetic field intensity. जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम E से, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। लेट अस सी, एक वायर लेते हैं। दिस इज अ वायर विच कंटेन्स अ करंट आई करंट फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू। लेट अस टेक अ पॉइंट P, एक कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। नाउ DL, एक लेंथ है वायर की, पूरी लेंथ L है, तो हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है DL, जिसके क्रॉस हम अपना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्योंकि हम सारे पोर्शन का एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। सो वी विल टेक DL। हमने एक डिस्टेंस लिया है DL से पॉइंट P तक का डिस्टेंस। सो दिस इज अ वेक्टर, वी रिप्रेजेंट इट एज R वेक्टर। तो हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट करंट विल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसके बावजूद करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। But in this case, the length DL, it is a vector quantity and R vector is also a vector quantity. हमने एक एंगल थीटा ले लिया। So what Biot-Savart's law says? Biot-Savart's law says that the magnetic field intensity depends on three basic components. First, it depends on R. जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैग्नेट के पास हम दूसरी मैग्नेट ला रहे हैं, तो जितना दूर दूसरे वाले मैग्नेट को लेकर जाएंगे उतना ही उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम। यहां पर भी सेम ऐसा ही है, जितनी दूर हम P पॉइंट को लेंगे उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता चला जाएगा। सो फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन R। सेकेंड इट डिपेंड्स ऑन DL, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ही ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। नेक्स्ट इट डिपेंड्स ऑन करंट, करंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जितना अमाउंट ऑफ मोर करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे हम एग्जांपल बता दें कि हमारी एक छोटी सी लाइन जो घरों में आती है 230 वोल्ट की है, उसमें वोल्टेज कम है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। हम बड़ी लाइंस के पास बात करें 11,000 वोल्ट की होती है, 33,000 की होती है, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा होता है। तो मोर द अमाउंट ऑफ करंट, मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। सो लाइक दिस हमारा थ्री बेसिक फैक्टर हैं। फर्स्ट करंट, सेकंड आर वेक्टर, थर्ड इज एंगल थीटा। जितना ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लें तो साइन थीटा यानी साइन 90 की वैल्यू होगी 1 और 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम। दैट मीन्स अगर हम अपना मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी वायर के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम आएगा। सो
The strength of magnetic field dB due to a small carrying current dl carrying a current I at a point P r distance from the element is directly proportional to the I. तो जो हमारा dB है फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के, सेकेंड dl के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीसरा साइन थीटा के भी है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r. So theta depends the point on which we have to find it. So dB फर्स्ट किसके प्रोपोर्शनल है, I के, सेकेंड प्रोपोर्शनल है dl के, थर्ड प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, एंड फोर्थ इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². कंबाइन कर देते हैं चारों इक्वेशंस को. सो dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin theta अपॉन r², like this. So finally there is a constant mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r². Proportionality sign is removed by a constant mu naught upon 4 pi. यहां पर mu naught क्या है, मीडियम की परमिएबिलिटी है. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने चेक किया था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, वहां पर कांस्टेंट था एप्सिलॉन. वहां पर एप्सिलॉन था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. यहां पर है परमिएबिलिटी. म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. सो परमिएबिलिटी डिपेंड करती है कि मीडियम कैसा है, एयर है या हमारा वैक्यूम है, दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम में हमारे म्यू की वैल्यू चेंज हो सकती है. नाउ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सेवर्ट्स लॉ. dB is represented by mu naught upon 4 pi I dl into r cap. r cap यहाँ पर is a unit vector. r cap यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर थिंग्स. यानी इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है और इसकी डायरेक्शन जो हमें रिप्रेजेंट करती है हमारे डायरेक्शन को, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. सो इट इज अ जनरल फॉर्म, ये आप नोट कर लें, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है. dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर इंटू r वेक्टर अपॉन r क्यूब. क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आता है dl साइन थीटा. यहाँ पर dl इंटू r का करेंगे तो आएगा dl r साइन थीटा. r से r कैंसिल हो जाएगा. वी हैव द सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे निकाला था, वो हमें सेम फॉर्मूला मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर निकाला था. I dl साइन थीटा वहां पर है फॉर्मूला सेम जो हमने निकाला है. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दैट इज द वेक्टर फॉर्म फॉर बायो-सेवर्ट्स लॉ. नाउ डायरेक्शन ऑफ dB इज सेम एज दैट ऑफ द dl इंटू r. मैग्नेटिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी जो हमारा dl क्रॉस r की है, और इनके बीच में एंगल कितना है, साइन थीटा. मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1. सो -1 और 1 के बीच में अगर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा थीटा कितना होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए, थीटा विल बी 90 डिग्री. नाउ करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is the vector product of the current and length of a small element having the direction of the flow of current. अब यहां पर आप अंडरस्टैंड कर लें और यहां पर देख भी लें कि यहां पर एक लिखा हुआ है करंट एलिमेंट. ये जो करंट एलिमेंट है यही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वेक्टर क्वांटिटी को. हमने यहां पर करंट नहीं लिखा, करंट एलिमेंट लिखा है, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, I इंटू dl. dl वो छोटा सा पार्ट है जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हमने करंट से करी है, तो ये करंट एलिमेंट आ गया है. अभी भी बता रहा हूं, याद रखें, करंट स्केलर क्वांटिटी है, केवल उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. हमारा स्ट्रेट वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेक करें तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज. हाँ बिल्कुल क्लॉकवाइज, थंब रूल लगा के चेक करें. अगर इस पॉइंट P पर हम चेक करना चाहें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, यस राइट. P पॉइंट पर अगर हम चेक करें राइट हैंड थंब रूल से तो इट गोज इनवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा.
तो एक छोटा सा पोर्शन लिया हमने डीएल लेंथ का, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ए पॉइंट से अगर हम ए डिस्टेंस से चेक करें तो उस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस पर डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स ले रहे हैं। डीएल लेंथ एक ले लिया है, इसकी लेंथ एल है, एंगल थीटा है, ये एंगल फाई ले लिया है, एक अनदर डिस्टेंस लिया। अगर इससे नेक्स्ट डिस्टेंस लेंगे तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, यस। तो इसका एंगल फाई 1 है, तो फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई। एक और डिस्टेंस ले लिया है फाई 2। यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सो हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी नोन है, बायोसेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव भी किया है। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस, साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन आर और कोस फाई के इक्वल, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाई की टर्म्स में वो क्या आएगी? फाई होगा 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कोस फाई, क्योंकि फाई और थीटा के बीच में रिलेशन है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाई, या कह सकते हैं फाई इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। यहाँ से हमने आर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आर क्या है। तो कोस फाई का फॉर्मूला हमने लगाया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ए अपॉन कोस थीटा। ट्राइंगल हमने यही लिया है। नाउ हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो आर डिस्टेंस की वैल्यू, एक एल की वैल्यू। दो चीजें हमें पता लग जाएंगे। हमें सारी वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालनी है? डिस्टेंस ए के टर्म्स में। आर डिस्टेंस ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो यहाँ पर ए डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हाइपोटेन्यूज आर है और लेंथ हमारी एल है। तो इससे tan फाई की वैल्यू जो आएगी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। सो परपेंडिकुलर इज एल एंड बेस इज ए। एल की वैल्यू हो गई है, आर की वैल्यू आ गई है। नाउ डीएल इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई। हमने क्या किया है? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता है, 11th क्लास में मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ा था, डिफरेंट डेरिवेशंस में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेंथ का डिफरेंशिएशन का डीएल हो गया है, ए एज इट इज ए रहेगा, और tan फाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई। हमने आर की वैल्यू पुट करी है इन डीएल। सो डीबी कोस टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन ए। हमने वैल्यू पुट कर दिया। दो एंगल्स के लिए आया फाई 1 से फाई 2 तक। फाई 1 नेगेटिव में है, क्योंकि अगर हम चेक करें कि हमारी जो लाइन है उसके एंगल्स पर अगर चेक कर रहे हैं, ये हमारी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इससे एंगल जो भी नीचे की तरफ को होंगे दैट इज नेगेटिव, ऊपर की तरफ को होंगे दैट इज पॉजिटिव। तो इसलिए हम ले रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शंस के लिए। तो एंगल इज माइनस फाई 1, नीचे वाला माइनस फाई 1 होगा और ऊपर वाला प्लस फाई 2 होगा। इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि फाइनल वैल्यू इंटीग्रेशन से ही आने वाली है। सो b इज इक्वल्स टू दिस वन, म्यू नॉट अपॉन आई 4 पाई ए एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करा है कोस फाई का क्या है, और दो चीजें हैं इसमें, तो साइन फाई 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस की वैल्यू जब डालेंगे तो साइन फाई 1 क्योंकि माइनस ही है तो प्लस साइन फाई 2 आ जाएगा। सो द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, कोई भी वायर है, तो उसमें एंगल जो होगा फाई 1 और फाई 2 हमेशा इक्वल अगर है 90 डिग्री की इक्वल है, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री। तो देन b इज इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई 4 पाई ए, म्यू नॉट अपॉन आई इक्वल्स टू 2 पाई ए। ये आ सकता है हमारा फाइनल वैल्यू है अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है तो। दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास बाय टुमारो।